कैलिब्रेशन कर्व। कैलिब्रेशन कर्व एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। जहाँ पे भी कंसंट्रेशन मेजर करनी हो वहाँ पे इसका सहारा लिया जाता है। कैलिब्रेशन कर्व आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड कर्व, इसको हम लोग स्टैंडर्ड कर्व भी बोलते हैं, इज़ अ जनरल मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन एन अननोन सैंपल। एक अननोन सैंपल में by comparing with unknown to a set of standard sample of known concentration। यानी कि unknown को कंपेयर किससे किया जाता है? known से। ठीक है, ये जो कंपैरिजन किया जाता है ये ग्राफ की मदद से किया जाता है और उसी ग्राफ को क्या बोला जाता है? कैलिब्रेशन कर्व। अगर हम इसको डिफाइन करें, द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ़िगरिंग एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोवाइड अ रिजल्ट फॉर सैंपल विद इन एन एक्सेप्टेबल रेंज। कि एक इंस्ट्रूमेंट को कॉन्फ़िगर करना है या उसको सिखाना है कि किस सैंपल को एनालाइज कैसे किया जाए, इसको क्या बोला जाता है? कैलिब्रेशन कर्व। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ऐसे है, जैसे आप एक वेइंग बैलेंस खरीदते हैं। वेइंग बैलेंस एक तोलने वाली मशीन, जब मार्केट से आप लेके आएंगे उसको कुछ नहीं पता होगा कि 5 ग्राम क्या है, 10 ग्राम क्या है, 20 ग्राम क्या है, 40 ग्राम क्या है, 1 किलो क्या है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? उसको ऑन किया जाता है। ऑन करके आप उसको क्या करते हो? उसके ऊपर 1 ग्राम रखते हो, सेव कर लेते हो। 2 ग्राम रखा जाता है, सेव कर लिया जाता है। 5 ग्राम का वेट रखा जाता है, उसको सेव कर लिया जाता है। आधा किलो रखा जाता है, उसको सेव कर लिया जाता है। 1 किलो रखा जाता है, उसको सेव कर लिया जाता है। यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपने वेइंग बैलेंस के अंदर सेव कर दी और उसने अब ये सीख लिया है कि 1 ग्राम इसको कहते हैं, 2 ग्राम इसको कहते हैं, 3 ग्राम इसको, 5 ग्राम इसको, आधा किलो इसको और 1 किलो इसको। तो जब आप कोई ऐसी चीज़ जिसका वज़न आपने करना होगा वो उसके ऊपर रखेंगे तो वो आपको बता देगा कि ये इतने ग्राम की है। तो ये आपने क्या किया है? उस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट किया है। सिमिलरली जो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनको पहले सिखाना पड़ता है कि उन्होंने किस रेंज में क्या काम करना है, और ये इंस्ट्रूमेंट्स अपने अंदर एक कर्व सेव कर लेते हैं, वो कैलिब्रेशन कर्व ही होता है। और ये जो कैलिब्रेशन कर्व होता है ये y=mx+c जैसा या y=mx+b जैसा होता है। इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी बोला जाता है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है ना। और इस स्ट्रेट लाइन की जो इरेक्टनेस होती है उसको r² से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि हमारे पास कुछ डेटा है, कंसंट्रेशन वर्सेस एब्जॉर्बेंस। ये एक इंस्ट्रूमेंट पे रन किया गया lead+2 आयंस का सॉल्यूशन, और उस इंस्ट्रूमेंट के पे रन करने से हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ आई। तो हम क्या करेंगे? एक कैलिब्रेशन कर्व बनाएंगे। कैलिब्रेशन कर्व मीन एक ग्राफ। इस तरीके का। एक तरफ क्या लेंगे हम लोग? कंसंट्रेशन, और दूसरी तरफ एब्जॉर्बेंस, क्योंकि हमारे पास एक पैरामीटर कंसंट्रेशन है, दूसरी तरफ एब्जॉर्बेंस है। तो एब्जॉर्बेंस की कुछ वैल्यूज़ बिठा लेंगे यहाँ पे, जैसे ये है। मैं स्केलिंग नहीं कर रहा क्योंकि स्केलिंग तो ग्राफ पेपर पे की जा सकती है। कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास? 0 है, फिर क्या है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके की है। एब्जॉर्बेंस क्या है? इसी तरीके से बिठा लेंगे। 0 पे 0, उसके बाद 0.17, उसके बाद 0.33, इसी तरीके से ऊपर चलती चली जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे? एक यहाँ पे नुक्ता लगाएंगे कि 1 ppm की इतनी एब्जॉर्बेंस है, ये डॉट लगा लिया। 2 वाले की कितनी आई है? ये इतनी आ गई है। 3 वाले की कितनी आई है? ये इतनी आ गई है। 4 वाले की कितनी आई है? ये आ गई है। 5 वाले की इसी तरीके से इतनी आ चुकी है। तो ये जो पहली
5 या 6 वैल्यूज़ हैं, इनको क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड वैल्यूज़। ठीक है ना। और ये किनसे हासिल की जाती हैं? ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस से, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस से। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होते हैं ये आप देखें। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, पहले उसको सिखाना होता है कि उसने करना क्या है। तो आपने क्या किया? सॉल्यूशंस बनाए। एक सॉल्यूशन बनाया जिसको 1 ppm कंसंट्रेशन रखी लेड आयन की। दूसरा सॉल्यूशन बनाया जिसकी 2 ppm रखी आपने। तीसरा आपने लैब में बनाया, उसकी 3 ppm रखी। चौथा आपने सॉल्यूशन बनाया, उसकी 4 ppm कंसंट्रेशन रख ली। पांचवा आपने सॉल्यूशन बनाया और उसकी 5 ppm कंसंट्रेशन रख ली। ppm इन पार्ट्स पर मिलियन। अब ये सॉल्यूशन आपने लैब के अंदर खुद से बनाए और ये सब की कंसंट्रेशन क्या है? नॉन। और इनको आपने इंस्ट्रूमेंट में रन किया। 1 ppm की एब्जॉर्बेंस कितनी है? 0.17। 2 वाले को रन किया 0.33, 3 वाले को रन किया 0.48, 4 वाले को किया 0.67 और 5 वाले को किया तो 0.83। यानी कि आपने अपनी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ या स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस को रन किया इंस्ट्रूमेंट में और आपके पास एक ग्राफ बन गया ये वाला। और अब क्या करेंगे? इन सब पॉइंट्स के ऊपर से या एक ऐसी लाइन पास करेंगे जो कि इन पॉइंट्स को मैक्सिमली टच करते हुए गुजरेगी, जैसा कि ये लाइन है, ये लाइन। ठीक है। आपने डाट्स को नहीं बिल्कुल मिला देना कि ये डाट इससे फिर इससे वो जिगजैग कर्व बन जाए। ये एग्जैक्ट एक लाइन होनी चाहिए आपके पास जो कि मैक्सिमम पॉइंट्स के पास से होके गुजरे। इस लाइन को क्या बोला जाएगा? कैलिब्रेशन कर्व बोला जाएगा। अब ये कैलिब्रेशन कर्व आपने इन स्टैंडर्ड वैल्यूज़ या इन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को रन करके खुद से बनाया है। इसको क्या बोलेंगे? कैलिब्रेशन कर्व। और ये कितना अच्छा बना है, ये R² एक वैल्यू होती है रेग्रेशन स्क्वायर, उससे ज़ाहिर किया जाता है। अब क्या किया जाता है? जो आपको सैंपल दिया जाता है, अब आपने क्या कर लिया? इंस्ट्रूमेंट को सिखा लिया कि आपने के पास अगर कुछ इस रेंज में आए तो आपने उसको नोट कर लेना है, ये डिटेक्ट करवा देना है। और इंस्ट्रूमेंट ने अपने अंदर ये ग्राफ बना लिया है। अब एक वाटर सैंपल दिया जाता है आपको जिसके अंदर लेड आयंस होंगे और आपने उसको एनालाइज किया। उसकी एब्जॉर्प्शन कितनी आ गई आपके पास? 0.58। तो 0.58 कहाँ पे लाई करती है? यहाँ पे कहीं पे लाई करेगी, ये यहाँ पे। तो अल्टीमेटली इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेगा और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देगा। तो वो कहेगा कि आपको आपके जो वाटर सैंपल है उसके अंदर 4.8 ppm लेड आयंस हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? कि नॉन स्टैंडर्ड्स जो आपने बनाए थे उनकी मदद से इंस्ट्रूमेंट ने अननोन की कंसंट्रेशन फाइंड करके दे दी। दिस इज़ कॉल्ड एज कैलिब्रेशन कर्व। ये एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो इंस्ट्रूमेंट अपने अंदर ग्राफ बनाता है, ये उसकी पिक्चर है। स्टैंडर्ड रन किए जाते हैं जो सॉल्यूशन नॉन कंसंट्रेशन के होते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 ppm के। और उसकी बेसिस पे ये जो आपको रेड डॉट नज़र आ रही है इंस्ट्रूमेंट अपने अंदर लगा लेता है। यानी कि इधर एब्जॉर्प्शन की कुछ वैल्यूज़ होंगी, इधर कंसंट्रेशन की कुछ होंगी। तो जाहिर सी बात है, बियर लैम्बर्ट लॉ अगर देखा जाए तो कंसंट्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्बेंस, कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी एब्जॉर्बेंस उतनी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से उसने फिर क्या किया? एक लाइन ग्रीन ड्रा करके दी कि दिस इज़ कैलिब्रेशन कर्व। अब इसमें से एक चीज़ आपने ये नोट करनी है कि ये रेड पॉइंट्स बिल्कुल एक लाइन में क्यों नहीं है। ये इसलिए लाइन में नहीं है, ये अगर मान लें हमारे पास पहला पॉइंट है रेड वाला, ये लाइन से ऊपर है। लाइन से ऊपर होने का मतलब है कि इसके अंदर दूसरों की निस्बत
सोल्यूट बहुत ज़्यादा ऐड किया है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा आ गई है। इस सॉल्यूशन में से सोल्यूट थोड़ा सा निकाला जाना चाहिए, तब इसकी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू क्या होगी, डाउन होगी और ये लाइन पे आएगा। दूसरे वाला ठीक है। तीसरे वाले में थोड़ा सा सोल्यूट डाला जाना चाहिए स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते हुए, ताकि वो लाइन के ऊपर आए। चौथे वाले के अंदर भी सोल्यूट ऐड किया जाना चाहिए ताकि वो इस लाइन के ऊपर आए। पांचवें वाले के अंदर भी ऐड किया जाना चाहिए सोल्यूट। छठे वाले के अंदर भी ऐड किया जाना चाहिए। सातवें वाले के अंदर भी ऐड किया जाना चाहिए सोल्यूट, ताकि वो इस लाइन के ऊपर आए। और ये जो आठवें वाला स्टैंडर्ड है, इससे सोल्यूट निकाला जाना चाहिए ताकि क्या हो, ये इस लाइन के ऊपर आ जाए। और ये सोल्यूट निकालना या डालना, ये जब बंदा सोल्यूशन बना रहा होता है तब मिस हैंडलिंग की वजह से होता है। कभी कभार पानी कम डल गया, कभी कभार सोल्यूट का कुछ mg ज़्यादा डल गया, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन या माइक्रोग्राम पर ml में तो चल रही होती है कंसंट्रेशन, तो बड़ी सेंसिटिविटी से ये सोल्यूशन बनाने पड़ते हैं। या मान लें डिस्टिल वाटर नहीं था, ऑलरेडी उसके अंदर आयंस प्रेजेंट थे, तो वो इंटरफेयर करना चालू कर देते हैं। तो जिसकी वजह से ये कभी भी, ये जो रेड पॉइंट्स हैं, ये इस लाइन के ऊपर एग्जैक्ट नहीं बैठते। और इसी वजह से मैंने ये बोला है आपको कि ऐसी लाइन गुजारनी होती है हम लोगों ने जो कि इन पॉइंट्स के बिल्कुल पास से या मैक्सिमली पास से होके गुजरे, कभी एग्जैक्ट ऊपर से नहीं गुजरेगी। एग्जैक्ट होने का मतलब है कि पहले आपने लाइन लगाई है, उसके बाद डार्ट बिठाए हैं, वो 2 नंबरी किया आपने। अगर ये डार्ट्स पूरे लाइन के ऊपर बैठें तो उस केस में हम लोग आर स्क्वायर को मानते हैं 99.999%। अब ये डार्ट्स तो काफ़ी ज़्यादा नीचे ऊपर हैं, तो इस केस में हम लोग आर स्क्वायर मान सकते हैं कि ये कहीं पे लगभग 96% के आसपास होगा। ठीक है। और एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ की क्या होती हैं आपकी आर स्क्वायर की, वो होती हैं आर स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 95%। अगर आर स्क्वायर 95% से कम आए, इसका मतलब है दोबारा स्टैंडर्ड बना के कैलिब्रेशन कर्व दोबारा बनाएं। जितना अच्छा कैलिब्रेशन कर्व बनेगा, इंस्ट्रूमेंट के अंदर बनेगा, इसका मतलब है कि उतने आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, उतने ज़्यादा अच्छे सोल्यूशन आपने बनाए हैं, और एनालिसिस आपका इतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, रिलायबिलिटी ऑफ रिज़ल्ट अच्छी होगी। अगर कैलिब्रेशन कर्व ठीक नहीं है तो फिर इसी कैलिब्रेशन कर्व, मान लें इसको मानते हैं हम लोग, अच्छा नहीं है, तो जो इसके ज़रिए एनालिसिस किया गया होगा उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एरर होगा और वो रिज़ल्ट नॉन रिलायबल कहलाएंगे। सो दिस इज़ अबाउट कैलिब्रेशन कर्व, कि पहले इंस्ट्रूमेंट को सिखाना होता है कि उसने क्या करना है, और जब सिखा लेते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन फीड कर लेते हैं, उसकी बेसिस पे फिर इंस्ट्रूमेंट हमें अननोन को फाइंड करके देता है कि उसकी कंसंट्रेशन है क्या।